चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर की ये 3rd क्लास है और आज ये अपन शुरू करेंगे 12वां अध्याय भी। पहले कुछ पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या याद है तुमको। बोर्ड हो गया गायब और अब पूछा जाएगा। चेत समवायी, चेत समवायी शब्द किसके लिए आया? चेत समवायी, एनीवन? चेत समवायी किसको बोला है? किसको? स्पर्श इंद्रिय। ओके, काल कृतम ऋतु विभागजम, काल कृतम ऋतु विभागजम, ऐसा किस बल के संदर्भ में कहा? काल कृतम ऋतु विभागजम, कौन सा बल है ये? कौन सा? कालज। हाँ, बल के संदर्भ में तो कहा है, कौन सा बल? 3 बल थे ना, सहज, कालज, युक्तिकृत। कालज के संदर्भ। इस अध्याय में कुल कितने त्रिक है? त्रिहेष्णीय के अंदर कुल कितने त्रिक बताए गए? इसमें कुल कितने त्रिक बताए गए? कितने त्रिक? अष्टत्रिक। और भेल के अनुसार त्रिहेष्णाएं क्या क्या थी? भेल के अनुसार त्रिहेष्णाएं क्या क्या थी? जैसे चरक की तुमको याद है, भेल की क्या थी? तीसरी में चेंज कर रहा था ना वो, प्राणेष्णा धनेष्णा तो सेम ही था। चरक बोलता है परलोकेष्णा और वो क्या बोलता है? धर्मेष्णा। ठीक है, यस। अब शुरू करते हैं चैप्टर को आगे। और आगे बढ़ेंगे। ये अपने लास्ट पढ़ा था रोग आरोग्य में कारण, तो 3 थे, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। त्रियस त्रिविध विकल्पा हेतु विकारण, ये 3 रोगों के कारण थे और यही तीनों का संयोग शरीर के प्राकृत अवस्था में रहने में हेतु था। ठीक, मतलब अगर ये तीनों त्रिविध विकल्प से विकृत होंगे, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, तो कहलाएगा वो रोगों का हेतु। और अगर ये तीनों संयोग में रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? शरीर के प्राकृत अवस्था में रहने का हेतु। और मैंने आपको लिखाया भी था, सुख का हेतु 1 संयोग और सुख दुख के हेतु 3। अब जिस प्रकार से चरक ने यहाँ अतियोग, अयोग, मिथ्या योग कहा है, तो वाग्भट ने अयोग के स्थान पर क्या शब्द यूज करा है? हीन योग। वाग्भट ने अयोग के स्थान पर क्या शब्द यूज किया है? हीन योग शब्द यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो अगला त्रिक आएगा और अगले त्रिक के अंदर लिखा है त्रिविध रोग। अब यहां रोग 3 है, निज आगंतुज मानस है। लिखो सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत अनुसार रोग, फर्स्ट आंसर करना है 7। रोग ऑब्लिक व्याधि कर लेना। सुश्रुत अनुसार रोग ऑब्लिक व्याधि बराबर वाग्भट। आज पता है उल्टा पेन चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। इसलिए इसमें मैंने कल पूरा दिन लगा दिया इसकी सेटिंग सही करने में। सही हो भी गया लेकिन पेन उल्टा चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है उल्टे से पढ़ा देगी, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, शाम को ब्रॉडबैंड चला गया। फिर उसको फ़ोन करा तो वो बोलता है सर पूरे डिस्ट्रिक्ट का ब्रॉडबैंड है ना, उसकी जो कोई वायर था वो कट हो गया कहीं से, उसमें टाइम लगेगा। और शायद 7:30 बजे नेट वापस चल भी गया था, लेकिन तब तक क्लास का टाइम निकल चुका था।
तो वाग्भट कहे या सुश्रुत कहे, फर्स्ट आंसर क्या करना, 7। लेकिन जो चरक ने अभी क्लासिफिकेशन दिया है निज आगंतुज मान से, तो चरक बराबर 3, निज आगंतुज और मानस, इस तरह का एक वर्गीकरण सुश्रुत ने भी दिया और वहां उसने 4 माने, और वो 4 के अंदर 3 प्लस चौथा क्या जोड़ता है, स्वाभाविक। वो क्या जोड़ देता है, स्वाभाविक जोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे, इन रोगों के बारे में लिखा है कि निज क्या है, आगंतुज क्या है, स्वाभाविक क्या है। सुनिएगा, निज के लिए लिखा है शारीर दोष सम्मुक्त है, मतलब जो निज रोग होंगे वो किससे उत्पन्न है, शारीरिक दोषों से उत्पन्न है। आगंतुज का मतलब है लात मुंह से चल गए, किसी ने कूट दिया, पीट दिया, कहीं से गिर गया, टकरा गया, और विष का प्रयोग कर दिया किसी ने, या फिर यूं कह दो कि जिसमें पहले दर्द होता है और बाद में दोष प्रकोप होते हैं। तो आगंतुर इसमें फिर उन्होंने भूत व्याधि वाले, मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो भी मानी। आगंतुर लिखा भूत, विष, वायु, अग्नि, संप्रहार आदि समुत्थ। ठीक, नाउ थर्ड वन, मानस, पुनः रिष्टस्य अलाभ, लाभात च अनिष्टस। बहुत ध्यान से सुनना, ये रोग अपन सबको है मानस वाला। अभी तुम मानोगे इस बात को, ऐसा कोई नहीं है। मानस रोग क्यों हो रहा है, रिष्ट का मतलब है जिसके लिए आपका मन ऐसा था कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार तो रिष्ट था। और अनिष्टिक जो होता है, अनिष्ट, वो होता है अनैच्छिक, या यूं कह दो आपकी इच्छा नहीं है उसमें। अब इसमें इसको वैसे ऐच्छिक अनैच्छिक मत समझना, ये दूसरी तरह का ऐच्छिक अनैच्छिक और ये ऐच्छिक, इस शब्द पे जाना, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझना। कल आ रहा है एप्पल का नया फोन 14 सीरीज, तो मान लो तुमने सोच रखा था और पापा ने बोल रखा था जिस दिन तेरी बीएमएस हो जाएगी और तुमने क्लास में टॉप कर लिया, उस दिन मैं तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा। ये बात जब पापा ने करी थी तब आईफोन 8 था, मतलब बीएमएस में आए जब कर दी होगी ये बात, तब आईफोन 8 आया हुआ था। अब जब आपने टॉप कर डाली बीएमएस, अपनी कॉलेज में फर्स्ट रैंक आपकी आ गई, तब कौन सा आईफोन आ गया है, 14। अब पापा गए बाजार, तुमने कहा मेरा फोन कि मैं लेके आता हूँ, पापा कौन सा लेके आ गए, आईफोन 8। और तुम क्या सोच रहे थे, 3 कैमरे वाला आएगा, लेटेस्ट आएगा, जो कुछ भी, जो आईफोन चलाते हैं या जो आईफोन के लिए थोड़े वैसे हैं कि आईफोन अच्छा होता है या उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, या जो भी, वो ओवररेटेड हो तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है वो फोन। तो अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में आपका सपना टूटा, दिल भी टूट गया, और अब दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब होना, गुस्सा आना, क्रोध, खाना नहीं खा रहा या खाना नहीं खा रही, मम्मी बोल रही है कि आप ये क्यों लेके आ गए, आपको पता नहीं था क्या, पापा को बताएं कि ठीक है आईफोन 8 क्या बुराई है इसमें, वैसे भी आईफोन 8 लो चाहे 10 लो चाहे 11 लो चाहे 12 लो चाहे 13 चाहे 14, एक्सट्रीम लेवल पे जो हार्डवेयर वेरिएशन आता है उतना तो यूज ही नहीं कर पाते हम आईफोन का। सॉफ्टवेयर लगभग क्या सब में सेम ही आता है, जब अपडेट आती है तो सब में चेंज होता है, व्यू सबका सेम दिखता है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो कैमरा और जो बाकी चीजें बैटरी, उसमें डेफिनेटली फर्क आता है, लेकिन जो बताता है कि मैंने इस बार ये चिप डाली, इतनी फास्ट है, ये इतनी फास्ट, अपने काम नहीं आती वो, अपने एंड्रॉइड से काम चल जाता है। तो आईफोन तो उससे एडवांस ही है, लेकिन नहीं, आपकी इच्छा क्या थी, ऐच्छिक क्या था, ऐच्छिक था ये, मिल क्या गया ये, ऐसा होने से क्या आया, क्रोध, द्वेष, किससे, पापा से, क्रोध द्वेष, अब हो रही चिंता,
क्या धोखा हो गया, बुरा लग रहा है, ये सब क्या है, मानस रोग। तो जो चाहिए वो नहीं मिले और जो मिला वो चाहिए नहीं, ऐसी स्थिति में जो रोग होते हैं वो मानस रोग कहलाते हैं। ऐसा किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी परिस्थिति के संदर्भ में अगर किसी मनुष्य के साथ होता है कि उसकी फेवरेबल कंडीशन या उसका फेवरेट पर्सन जिस तरह से उसको फेवर में चाहिए था वैसे नहीं मिलता है और उसके बदले में दूसरा मिलता है, तो पहले तो उस दूसरे वाले में गुस्सा आता है कि साला ये इस कहाँ तो वो था, कहाँ ये है। फोन की बात कर रहा हूँ, बुद्धि में लगाना चाहता है, और अगर वैसे लगाओ तो भी ठीक है। तो जो भी मानो, जो चाहिए वो मिला नहीं और जो मिला वो चाहिए नहीं, इसी को बोलते हैं कि रिष्ट का अलाभ। रिष्ट मतलब चहेते का तो अलाभ हो गया, मतलब उसकी हानि होगी, और लाभात च अनिष्टस्य, और जो मिला, लाभ मतलब मिलना, जो मिला वो अनिष्ट है, तुम्हारे लिए हीन है, काम का नहीं। ठीक, ये मानस रोगों के संदर्भ में ऐसा बोला होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मानस रोगों की चिकित्सा। अब पिताजी आपको 8 फोन, उन्होंने आईफोन 8 लाके दे दिया, आपका मन था कि 14 मिलेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करो, 13 तो दे ही सकते थे। और अगर आप बहुत रिच फैमिली से हैं और पिताजी समझदार है तो अवश्य वो ऐसा करेंगे, उन्हें पता है कि ये अननेसेसरी है खर्चा। और ये जो शौक होते हैं ना आईफोन वाले और ये फालतू पैसे जो उड़ाने वाले, उड़ाने तो क्या मतलब शौक बोल दो, तो ये खुद के पैसे से हो तो ठीक है, एक्सट्रीम लेवल। तो मेरे कहने का मतलब है खुद को समझाना है। पापा ने साहब कह दिया कि अगर तेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं वापस दे आऊंगा दुकान वाले को, और जो तू यूज कर रही है तेरे पास अब वही रहेगा, तेरे को लेना हो पीजी में एडमिशन ले लेना और तेरी सैलरी आए उसे ले लेना। पिताजी हो गए साइड में गुस्से में, मम्मी बोल रही है कि मत कर, नहीं तो ये पुराना वाला एंड्रॉइड भी जाएगा। अब तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है कि खुद को समझाओ और उस बात को समझो जो मम्मी समझा रही। थोड़ा सा मम्मी हिंट देगी, बेटा तेरे को तो वैसे भी पीजी की तैयारी करनी है, तब तक तो नया फोन आ जाएगा, आईफोन 15 आ जाएगा, तो तू 15 ले लेना सेलेक्ट होके, और वो इससे एडवांस होगा। लेकिन उस टाइम ये बातें जहर लगती है, क्या पीजी में हो जाएगा, क्या 15 मेरे को अभी चाहिए, ये वो ऐसा करते हैं। तो लिखता है तत्र बुद्धिमता मानस व्याधि परितेन अपि सत्ता बुद्ध्या हित अहित वेक्ष अवेक्ष धर्म अर्थ कामानाम हिता नाम उपसेवन। अब ये कह रहा है कि ऐसे समय में जब आपका दिमाग खराब हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए क्या हितकर है और क्या हितकर है, क्योंकि जो चीजें क्षणिक रूप से आपको बहुत अच्छी और बहुत हितकर लगती है, संभवतः वो आपके लिए एक बार देखने मात्र की दृष्टि से हितकर हो सकती है। जैसे तुम्हारे पास में अगर 13 या 14 होता, अच्छे फोटो आते, चलाने में उसकी अलग फील आती, तुम्हारे दोस्त देखते कि तूने ले लिया 14 ले लिया, ऐसा होता। लेकिन अल्टीमेटली तो आपका लॉस है ना। कैसे? अभी आप 8 चलाओ और उसके अंदर उतनी चीजें जितनी जरूरी है, बाकी एंड्रॉइड के मुकाबले उसका कैमरा अच्छा है, लेकिन इस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए। अब अगर कैमरा होगा तो आदमी फोटो खिंचवाएगा, फोटो खिंचवाने के लिए रोज घर में तो फोटो खिंचवाएगा नहीं, बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो पड़ेगा कब। तो आपका बेसिकली पूरे साल फोन बहुत कम यूज होना है, और उस केस में अगर पिताजी के 1-1.5 लाख रुपए फालतू लगा देते तो कोई साइंस नहीं था। ये सोचना है, और ये सोचना है कि ये 8 तो मैं पापा को वापस दूंगी, पीजी में सेलेक्ट होंगी और 2 नए फोन लूंगा, एक मेरे लिए और एक पापा के लिए। अब धर्म अर्थ काम की बात कर रहा है। धर्म है पढ़ना इस टाइम पे, ना कि फोन चलाना। अर्थ, पैसा तो अपने पास है ही नहीं, अपना नहीं, पिताजी का तो सोचना ही सोचना है। कामना क्या है कि अभी नहीं लेना, अब कामना चेंज करनी है आपको कि अभी नहीं लेना, खुद के पैसों से लेना है, पीजी में होके लेना, और मेरे और पापा दोनों के लिए लेना। ठीक, इस तरह से धर्म अर्थ काम में जो अहित है उनका अनुपसेवन मतलब त्याग,
और हितानाम च उपसेवन, और हितकर चीजों का सेवन, तो खुद को समझा लिया। फिर इसके बाद में इसी लाइन के अर्थ में ये भी लिख रहा है कि जो धर्म अर्थ काम इनका ध्यान रख लेता है उसको फिर इस प्रकार के दुख नहीं होते। तस्माद अनुष्ठेयम, इसलिए फॉलो करें क्या, आत्म, देश, कुल, काल, बल, शक्ति, ज्ञान। जब आपका दिमाग खराब हो उस टाइम पर इन चीजों के बारे में जरूर सोचें। ये लाइन लिखनी है डायरी में। ये लाइन आएगी, क्या है ये, तो आपको आंसर करना है मानस रोगों की चिकित्सा। अब समझ लो अब ये चिंतन है सारे, आत्म, देश, कुल, काल, बल, शक्ति, ज्ञान। अब अपन तो अपना दिमाग खराब हो रहा है आईफोन के लिए। पहले के समय में जो लड़ाइयां होती थी वो होती थी राज्य के लिए, राज्य के खजाने के लिए, राजपाट के लिए। तो आत्म, देश, कुल, काल, बल, शक्ति और ज्ञान, इसका तात्पर्य है कि अगर ये कोई राजा है, उसके 2 बेटे हैं और कायदे से बड़े वाले को राजा होना चाहिए था, लेकिन बाहुबली वाली कंडीशन हो जाए और छोटे वाले को बना दे, तो बड़े वाले का दिमाग खराब हो जाएगा। अब वो बड़ा वाला खुद को क्या समझाएगा कि मेरे लिए ये हितकर ही होगा, आत्मज्ञान हो रहा है उसको, खुद के हिसाब से सोच रहा है कि मैं अगर कैपेबल नहीं था तो पिताजी ने नहीं बनाया होगा, और इसी में मेरी भलाई है कि मैं नहीं बना। देश, अब यहाँ देश से 2-3 तात्पर्य है। अगर व्याधि के संदर्भ में सोचें तो अलग बात हो जाती है, औषध के संदर्भ में अलग बात हो जाती है। केवल मानस रोगों के हिसाब से सोचें तो ये है कि आपके साथ में जो घटना हुई है उससे अल्टीमेटली आपके आसपास की टेरिटरी में शांति रहेगी। मम्मी लड़ेगी नहीं तो मम्मी 10 दिन बाद लड़ने लगती, इतना महंगा फोन दिला दिया इसको, ये पढ़ती लिखती नहीं, पूरे दिन फोन लेके बैठी रहती, भले तू क्लास ही ले रही हो। और जब मम्मी आई उस टाइम 1 सेकंड पहले इंस्टा खोल लिया था। ठीक, कुल, काल, बल, शक्ति और ज्ञान। कुल का मतलब होता है कि व्यक्ति को ज्ञान होना कि मैं किस परिवार से हूं और उस परिवार का क्या इतिहास रहा है, और उसके आधार पर ऐसी छोटी बातों के लिए इतना बुरा सोचना या इतना पॉजिटिवली सोचना ठीक नहीं है। मेरे लिए ये छोटी मोटी चीज है। काल, समय का इंतजार करूंगा, पीजी में सेलेक्ट होऊंगा, ले लूंगा। बल, शक्ति और ज्ञान, क्योंकि मैं हूं बलवान, शक्तिशाली और ज्ञानी, तो मेरे लिए ये कोई असमर्थता वाली बात नहीं है। इस बार अपने दम पे लूंगा और जो रिस्ट है उसको प्राप्त करके रखूंगा। इस तरह से जो खुद के बारे में सोचता है और एक दृढ़ निश्चय करता है उसको अवश्य ही पीजी में सफलता मिलती है, और उसको अवश्य ही क्या मिलता है, आईफोन मिलता है। ठीक, और राजा महाराजाओं टाइम पे क्या मिलते थे, राजकाज मिलते थे। चलिए नेक्स्ट, ये याद रखना लाइन जरूर से डायरी में। नेक्स्ट, मानसम प्रति भेषजम त्रिवर्गस्य अन्वेषणम। अभी बताया मैंने आपको कि मानस रोगों की चिकित्सा ये है कि त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, इनका अन्वेषण मतलब होता है अनुसंधान, मतलब रिसर्च। तो धर्म, अर्थ, काम की दृष्टि से जो चीजें मेरे लिए सही है, अगर मैं ऐसा सोचूं तो फिर मेरे से कोई भी जो मेरी चाहती चीज है वो अगर छूटती है और उसके बदले में कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो मैं ठीक से रह सकता हूं, दिमाग खराब नहीं रहेगा। ये लाइन जो अभी पहले लाइन आई उससे भी 10 गुना ज्यादा फेमस है, और वो मानस की जगह फिल इन द ब्लैंक में देता है। ठीक, आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे त्रिविध रोग मार्ग आएंगे। 3 रोग मार्ग होते हैं, बाह्य, मध्यम और आभ्यंतर। जो बाह्य रोग मार्ग होता है उसको बोलते हैं शाखा, शाखागत रोग, मतलब शाखा। अब मैं यहां से नंबर टू नंबर लेना शुरू करूंगा, चल जा भाई। नंबर 1 शाखागत रोग मार्ग, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बाह्य रोग मार्ग। और ये क्या होते हैं, शाखा रक्ताद्यो धातु त्वक्च। क्षार पुरुष पढ़ेंगे अपन विमान स्थान में, सड़क वाला से, तो वहां अष्टविध क्षार है।
अष्टविध सार के अंदर पहला सार त्वक सार होता है, रस सार नहीं होता। अब रस आदि बोल सकता था, लेकिन रस के अंदर व्याधि नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से रस के स्थान पे त्वक शब्द का प्रयोग किया। बाकी रक्तादि धातु, तो जितने भी धातुगत विकार है वो सब किस में आते हैं? शाखागत रोग मार्ग में या बाह्य रोग मार्ग। फिर उसके बाद में दूसरा रोग मार्ग नंबर 2, मर्मास्थि संधि। मर्म अस्थि संधि, ये मध्यम रोग मार्ग है। और इसमें क्या आएगा? मर्माणी पुनः बस्ती हृदय मुर्दा आदि। अब मर्म अस्थि संधि ये तीनों मिला के मध्यम है। अस्थि संधि, अस्थि संयोग। अस्थि संधि किसको कहते हैं? जहां दो अस्थियां मिलती हैं वो जॉइंट होता है। तत्र उपनिबद्ध स्नायु कंडरा और उसके चारों तरफ के लिगामेंट जॉइंट के, ये संधि में आएंगे। तो बोन, जॉइंट और मर्म, इनकी व्याधियां मध्यम रोग मार्ग में आती हैं। जब आप मर्म अस्थि संधि तो वैसे याद हो जाएगा और हो भी गया होगा मध्यम रोग मार्ग, लेकिन जहां गच्चा खा सकते हो वो ये जगह है, स्नायु कंडरा वाला। और एग्जामिनर यही पूछता है कि स्नायु व कंडरागत विकार किस रोग मार्ग के रोग, मतलब किस मार्गगत या किस रोग मार्ग के रोग होते हैं? तो मध्यम रोग मार्ग में। बोन, जॉइंट, मर्म, स्नायु और कंडरा, ये सब किसमें? मध्य। नेक्स्ट, अभ्यंतर। जीआई डिजीज जो होती है वो सब अभ्यंतर रोग मार्ग में आती है। महाश्रोतस पुनरुच्चते। अब कोष्ठ जो है, मतलब पूरे जीआई ट्रैक को कोष्ठ कहा, फिर बोला इसको महाश्रोत भी कहते हैं, इसको शरीर मध्य भी कहते हैं, इसको महानिम्न भी कहते हैं, इसको आमाशय भी कहते हैं, इसको पक्वाशय भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, महाश्रोत, महाश्रोत और चलो यहां सही नहीं लिखा, यही ठीक है। महाश्रोत, कोष्ठ, शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय और पक्वाशय। पिछली से पिछली बार यही पीजीटी में क्वेश्चन आया था, चरक अनुसार कौन सा कोष्ठ का पर्याय नहीं है? महाश्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, शरीर निम्न। ऐसी स्थिति में फिर शरीर निम्न आंसर कर देंगे। शरीर मध्य है ना, यही शरीर के मध्य है, शरीर निम्न थोड़ी। अब ये जो बाह्य मध्यम और अभ्यंतर है, इसको समझने के लिए आप कुछ मत करो, अपनी बॉडी को इमेजिन करो। सबसे बाहर क्या होती है? स्किन। स्किन नीचे क्या होता है? ब्लड। ब्लड के नीचे मांस, मेद, ऐसे तो होता है। तो बाहर बाहर जो है वो त्वक, रक्त आदि हो गई, ये बाह्य रोग मार्ग हुआ। फिर उससे अंदर आते हैं तो अस्थियां आती है, संधियां आती है, मर्म आती है और लिगामेंट आती है, टेंडन आती है। ये मध्यम आ गए, मर्मास्थि संधि प्लस स्नायु और कंडरा। उसके अंदर आओगे तो जीआई कंटेंट है, मतलब यही जो पूरा ट्रैक है जीआई ट्रैक वो, और उसको इसने कोष्ठ शब्द से बोला और बोला कि इसके पर्याय होते हैं महाश्रोतस, शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय, पक्वाशय। 5 पर्याय इसके। कोष्ठ खुद छठा है। इसको अभ्यंतर रोग मार्ग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो विमर्श में एक श्लोक लिखा हुआ कि रस से आगे धातुएं कैसे बनती है। तो वैसे तो सबको याद होगा, बचपन में फिजियोलॉजी में सबने पढ़ा होगा। रसाद रक्तम ततो मासम, मासान मेद प्रजायते, मेदसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जग शुक्र समस्त। आपको बस याद रखना है कि धातु उत्पत्ति का ये क्रम किसका दिया हुआ है? सुश्रुत। ये रेफरेंस किसका है? बाकी आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस भी बता दूंगा कैसे क्या होता है, पर अभी के लिए सुश्रुत वाला याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो विमर्श के अंदर ही आगे जाके लिखा है मर्म 107 होते हैं। सभी आचार्यों ने, पूरे आयुर्वेद के लोगों ने मर्म कितने माने? 107। और मर्म शारीर के बारे में विशेष व्याख्या करते हैं आचार्य सुश्रुत। आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा इसको, और फाइनल में और पढ़ोगे, और सुश्रुत संहिता जब चलेगी तो निश्चित रूप से आप इनको पढ़ोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वापस इन्हीं की डिटेल चल रही विमर्श में। तो वही लिखा है महाश्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, आमाशय, पक्वाश। ये पर्यायवाची है किसके? कोष्ठ के।
यहां आगे आओगे तो यहां कोष्ठ दिए हुए। अब स्थानम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुद्रस्य च हृदय उंडुक फुफ्फुसस्य कोष इत्यादि दिए थे। भाव प्रकाश काट देना, सुश्रुत लिख देना। और सुश्रुत के अनुसार कोष्ठ कितने होते हैं? पुराने वालों जल्दी बोलो। कोष्ठ या कोष्ठांग एक ही चीज है। कोष्ठ या कोष्ठांग, सुश्रुत बताओ फिर चरक बताना। वाग्भट का अभी नहीं बताऊंगा मैं, गड़बड़ हो जाती है। बताओ सुश्रुत के अनुसार कोष्ठ कितने होते? अबे सामने दिख रहे हैं ना कितने? सुश्रुत के 8 और चरक के कितने और काश्यप के कितने? जल्दी बोल दो, पहले चरक के बोलो। चरक के कितने? 15। चलो चरक के 15 और काश्यप के, ये लास्ट है, वाग्भट वाली बात नहीं करेंगे अपन। चरक के 8 कहां से हो गए? काश्यप के 13 है ना? ठीक, पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, मैं तो एकदम बुद्धू समझता था। ये लिख लेना, कोष्ठ या कोष्ठांग सुश्रुत के 8, चरक के 15, काश्यप के 13। बाकी चरक विमान स्थान, वो शारीर स्थान में और पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं रोग। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 5 ऐसे रोग हैं जो शरीर में बाहर की तरफ भी होते हैं और अंदर की तरफ भी होते हैं। इसलिए इन 5 रोगों को बाह्य शाखागत रोगों में भी माना है और आभ्यंतर जो रोग मार्ग है उसमें भी माना है। इन 5 रोगों का नाम है, पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, वी से आगे, ये ट्रिक है इन 5 रोगों में। ठीक, अब ये 5 रोग कौन से हैं? विसर्ग, विद्रति, शवथु, अर्श और गुल। ये आपको यहां मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, विसर्ग, शवथु, गुल, अर्श, विद्रति। आप वीवी से आगे याद कर लेना, ठीक है? इसके अलावा वो हर रोग जो बाहर से विजिबल हो, वो हर रोग किसमें आएगा? शाखागत। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझ जाओ। जैसे लिखा गलगंड, गोइटर, पिड़का, फोड़ा निकल गया बाहर की तरफ, अलजी, वेरिकोज वेन मानो, अपची, चर्म कील, जो वार्ड लाइक होते हैं उनको बोलते हैं, एग्जैक्ट वार्ड तो पद्मिनी कंटक होता है, लेकिन ये पद्मिनी कंटक नहीं है, चर्म कील मानो, जो ब्लैक कलर के, जिनको अपन मस्से बोलते हैं, जो स्किन पे होते हैं उनको। फिर क्या लिखा है? अधिमास, अगर बाहर की तरफ मांस बढ़ रहा होगा। ठीक, मसक, ये भी वैसा चर्म कील जैसा ही। कुष्ठ, जितनी भी स्किन डिसऑर्डर है जो बाहर से विजिबल है। व्यंग, व्यंग एक स्किन डिसऑर्डर है, अपन पढ़ेंगे चरक सूत्र 17 नहीं 18, ठीक है, शोथ वाले। तो ये सब जो बाहर से विजिबल है, स्किन से रिलेटेड है, वो सब किस में? शाखागत या बाह्य रोग मार्ग में। और 5 ऐसे हैं जो बाह्य में भी है और अभ्यंतर में भी। इन 5 को याद करना है, क्योंकि इनमें से किसी एक का नाम देके वो पूछ लेगा कि ये है बाह्य रोग मार्ग में, अभ्यंतर में, मध्यम में, और एक चौथा ऑप्शन दे देगा अभ्यंतर व बाह्य दोनों, तो फिर दोनों कर। चलो, मध्यम रोग मार्गगत रोगों के नाम। मर्म अस्थि संधि के रोग, सिंपली सोचो, ज्यादा कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। मर्म, अस्थि, संधि और स्नायु कंट्रा साथ में याद रखना। अब सुनना, जितने भी बोन, जॉइंट, इनसे रिलेवेंट डिजीज होगी वो इसमें आएगी। स्टिफनेस हो गई। अब मर्मों के अंदर है सिर, जैसे मुर्दा आदि इसने दिया था, हृदय, बस्ती, उनके रोग। और सिर का संबंध नर्वस सिस्टम से है, क्योंकि सीएनएस पूरा कहां पड़ा है? खोपड़ी में। तो जितनी भी वात व्याधियां होती है वो क्या है? नर्वस सिस्टम रिलेटेड होती है बेसिकली।
तो पेन होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो कैसे होंगे, वात व्याधियों वाले। क्यों? पक्षवद, ग्रह, अपतानक। पक्षवद मतलब होता है लकवा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जैसे हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया जो है वो। और पक्ष ग्रह का मतलब है स्टिफनेस, शरीर के पर्टिकुलर आधे हिस्से में। अपतानक, अपतानक का अर्थ होता है फिट्स आना। अर्दित, फेशियल पाल्सी। और जो आएगा एग्जाम में वो ये है, शोज और राजयक्ष्मा, ये मध्यम रोग मार्ग के रोग है। बाकी तो अस्थि, संधि, शूल, गुद, भ्रंश। गुद क्या है? मर्म। शीर, बस्ती, हृदय रोग, समझ में आ जाएगा मेरे को। ये जरूर से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शोष या राजयक्ष्मा मध्यम रोग मार्ग के रोग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपको मिलता है अभ्यंतर रोग मार्गों के एग्जाम्पल्स का श्लोक। और उसके अंदर आप देखते हैं स्टार्टिंग हो रही है ज्वर, अतिसार, छर्दी, अल्सर, विसूचिका, श्वास, हिक्का, आना, उदर, प्लीहा। ध्यान से देखो, सभी रोग कोष्ठांगों से ही संबंधित। अब ज्वर, अतिसार, छर्दी, अल्सर, विसूचिका, ये सब तो जीआई डिसऑर्डर ही है, ज्वर अग्निमांद्य के कारण होता है। और अग्नि का स्थान क्या है? कोष्ठ। तो अग्निमांद्य वाली स्थिति में जो रोग होते हैं वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं इसमें, कोष्ठ वाले। उसके बाद में जो है याद रखने लायक है, अगर आप रखना चाहो तो ये है कास, श्वास और हिक्का। और इसका भी लॉजिक है कि फुफ्फुस कोष्ठांग में आता है, लेकिन ये लॉजिक तब भारी पड़ जाता है जब आप टीबी को पल्मोनरी टीबी मानो और शोष और राजयक्ष्मा को टीबी मान लो, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए वो पहले याद करवाया कि शोष और राजयक्ष्मा मध्यम वाला है, बाकी ज्वर, अतिसार, छर्दी, अल्सर, विसूचिका में कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। फिर उसके बाद में उदर रोग, प्लीहोदर, ये तो सब पता ही है ना, जी रिलेटेड ही है। अब आ गए वो पांचों, विसर्प, शवथु, गुल, अर्श, विदृति। तो वीवी से आगे याद रखो, विसर्प, विदृति, शवथु और अर्श और गुल, ये कॉमन है दोनों। नेक्स्ट अगला त्रिक। तीन तरह के वैद्य होते हैं, छदमचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त। मजे की बात सुनो, ये दोनों ही बेकार होते हैं। छदमचर तो तुम्हें पता है, सिद्ध साधित भी बेकार है। अब इसको तोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सिद्ध का मतलब है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है, साधित मतलब उससे सीखा हुआ है। ये तो प्रैक्टिशनर है, वो वीडियो देखा होगा इंस्टा पे, आप क्या करते हैं? बोले मैं इलाज करता हूँ लोगों का। तो बोले आप डॉक्टर हैं? बोले नहीं, हम प्रैक्टिशनर हैं। फिर वो स्टेरॉइड वगैरह बताता है कि हम देते हैं। बोले कहीं से पढ़ाई किए? बोले पढ़ाई कहीं से नहीं की, पहले हमने एक क्लिनिक में सीखा, किसी से सीख लिया, वो भी बुरा है। फिर बिना डिग्री का आदमी सीखा क्या है, 5-10 दवाएं सीख ली, उसके बेस पे लोगों को बैंड बजाया जा रहा है क्योंकि उसको ज्ञान ही 10 दवाइयों का। ये है अपन जो 4.5 + 1 + 3 यूजी, इंटर्न, पीजी, कितने हो गए? 5.5 और 3 8.5 साल। फिर उसके बाद में 10+2 वाले 2 साल और जोड़ो, और अगर कोई ड्रॉप करता है तो 3 हो गए पीएमटी वाले सीन में। 11.5 साल हो गए 10वीं करे हुए, अब जाके पीजी हुई। ठीक, ये क्या कहलाता है? वैद्य गुणों से युक्त। अब सबसे पहले छद्मचर। छद्मचर तो क्या है, न तो कहीं से सीखा उसने, न उसको कुछ आता है, लेकिन छद्म का मतलब ही झूठ है एक तरह से। अब वैद्य भांड औषध पुस्ते पंचवेर अवलोकने लबते थे विषक शब्दम अज्ञास्ते प्रतिरूप का। मेरी बात सुनना, जिनके पास एंड्रॉइड है ना, वो लोग, उन लोगों को तो ऐप मिल जाएगा 7 दिन में डॉक्टर कैसे बने, ऐसा पड़ा है गूगल प्ले स्टोर। गूगल सर्च कर लेना, 10 दिन में आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, ऐसे ऐसी किताबें हैं, ऐसे ऐसे ऐप है।
अब ये आदमी क्या करते हैं, जैसे तुमने वो देखे टेंट लगा के बैठे रहते रोड किनारे, उनकी दुकान के अंदर आप जाके देखो, आपको इतनी विचित्र प्रकार की दवाइयाँ, इतने विचित्र प्रकार के खरल वो सब मिलेंगे कि आप अगर कोई आयुर्वेद का आदमी नहीं हो तो वो सोचे कि सारा आयुर्वेद तो इस टेंट के अंदर ही पड़ा है। वैद्य भांड औषध पुस्ते, वैद्य खुद बना हुआ है, पुस्तैनी हिमालय दवा खाना, भांड औषध बर्तन पड़े, मेडिसिन पड़ी, पुस्ते 2-4 पुराने ग्रंथ रख लेता होगा। और उस व्यक्ति को लोग क्या बोलने लगते हैं, वहां एक जगह है, वहां एक नाड़ी वैद्य बैठते हैं और वो एक ऐसा पाउडर बना के देते हैं कि घुटने का दर्द 7 दिन में ठीक हो जाता है। गलत है, स्टूडेंट पिला रहा है वो पीस पीस के। ऐसे व्यक्ति प्रतिरूपक है, पापी है। ये छदमचर की लाइन है। ठीक, अगला सिद्ध साधित, ये भी बुरा है, ये वही प्रैक्टिशनर है। यशो ज्ञान सिद्धा नाम, श्री यश और ज्ञान और सिद्ध व्यक्ति, व्यपदेशात अतिविधा वैदिक शब्द लबंते। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है। एक बहुत फेमस डॉक्टर है, पूरे शहर का सबसे नामी गिरामी डॉक्टर है, जिसको आप भीड़ ही नहीं मिटती, और उसके साथ में बचपन, मतलब जब से उसने क्लिनिक करा होगा या हॉस्पिटल करा होगा, उसके स्टार्टिंग से ही एक नर्सिंग वाला काम कर रहा है। लेकिन अब 25 साल हो गए कि डॉक्टर के एब्सेंस में वो भी पेशेंट देखता है, कि उसने उसके साथ रह के बहुत सारी चीजें सीखी, फॉलोअप करवा देता है। डॉक्टर 7 दिन के लिए बाहर जाता है तो बोलता है उनको दिखा दे। अब उनको दिखा देना तो उस नर्सिंग वाले को, उस डॉक्टर को क्या बोलना पड़ेगा, डॉक्टर साहब। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि नर्सिंग करवा, डिग्री कौन चेक करता है। और इतने लंबे समय से वहां है तो जो 10-10 साल पुराने पेशेंट है उनसे उसकी जानकारी वैसी हो जाती। ये व्यक्ति सिद्ध साधित व्यक्ति के साथ रहने से डॉक्टर साहब कहलाता है, लेकिन डिग्री इसके पास भी नहीं होती। तो श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम व्यपदेशात तदविद विद्या वैद्य शब्दम लबंते। इस आदमी के नेम और फेम की वजह से ये पैरासाइटिक रूप से डॉक्टर कहलाने लगता है। और ये लाइन अगर आती है और ऑप्शन में आता है कि कौन सा विद्य है, छद्मचर, सिद्ध साधित और जीविता बिसर, तो सिद्ध साधित करना। नेक्स्ट अपनी बात होगी, क्या क्या करा अपन ने, प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, इन सब की सिद्धियों से सिद्ध है, सुखप्रद है। कम से कम अपने को इतना बुरा पता चलता नहीं यार, ये मेरे को नहीं आता है, मैं इसको कुछ ऐसा तो नहीं दूंगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए। वो ऊपर वाले दोनों डरते ही नहीं है, वो कुछ भी दे देते उठा के। जीविता बिसर, ये जीविता बिसर विद्या है। ठीक, चलिए अगला ट्रिक, 3 तरह की औषध लिखो, औषध ऑब्लिक चिकित्सा बराबर 3 भेद। कौन कौन से, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वावजय, या फिर 3 और भेद है। दूसरा लिखो भेषज के भेद बराबर 2। कौन कौन सी, स्वस्थस्यो ऊर्जस्कर और रोगनुत। तो औषध या चिकित्सा एक ही चीज होते हैं। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मूर्खता मत करना। औषध, चिकित्सा, भेषज, ये वैसे तो सब एक ही चीज है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से औषध या चिकित्सा के भेद 3 बताएं चरक ने, तो आंसर हमेशा 3 ही जाएगा। और भेषज के भेद चरक चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय के प्रथम पाठ में रसायन 2 बताता है, स्वस्थ से ओजस्कर और रोगनुत। यही आंसर है और यही डायरी में लिखना है या ऊपर लिख देना इसकी। ठीक, अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ये क्या है, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वावच। देव विपाश्रय की लाइन देख, मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, इन सब से जो चिकित्सा होती है वो देव विपाश्रय।
युक्ति विपाश्रय अपन करते हैं, वो है पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना, मतलब मेडिसिन और पथ्य अपथ्य, इसका तो युक्ति बनानी पड़ती है ना, योग बना के देते हैं अपन पेशेंट को, तो युक्ति योग ही तो है। तो ये युक्ति विपाश्रय आहार और औषध द्रव्यों से होती है। सत्वावजय, सत्वावजय के लिए इतनी ही लाइन मिलती है संहिता में, और ये सबसे ब्यूटीफुल लाइन है, इससे ज्यादा मीनिंग सत्वावजय का कुछ निकल ही नहीं सकता। आप शब्द को तोड़ो, सत्व प्लस जय या सत्व प्लस अवजय, सत्व को जीतना, मन को जीतना। मन को जीतना मतलब मन चंचल है, जल्दी से विषयों के साथ जुड़ता है, अड़ता है, जुड़ता है, अड़ता है, ठीक है। मन को जीतने का मतलब है फिल्टर लगा दिया आपने कि कोई बुरा काम नहीं करूंगा, बुरा सोचूंगा नहीं, और कोई भी ऐसी चीज जो मेरी आत्मा कह रही है कि गलत है और मन उससे जुड़ रहा है, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। क्या लिखता है, पुनरअहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, मन को अहितकर विषयों से हटाना क्या कहलाता है, सत्वावजय चिकित्सा कहलाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन भी यूजी में खूब आते हैं, ये सब आपके काय चिकित्सा में भी है, फाइनल ईयर के कोई अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 3 भेद पुनः और लिखे हुए, अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन, शस्त्र प्राणिधान, किसके, औषधि या चिकित्सा के। 3 अभी वो थे, देव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय और सत्वावजय। अंत परिमार्जन का मतलब क्या है, शब्द को देखो ना, अंत मतलब अंदर, मार्जन मतलब मांझना, मांझने का मतलब क्या होता है, साफ करना, अंदर की गंदगी को जो साफ करेगा, अंदर के विकृत दोषों को जो ठीक करेगा, अंदर के दोषों को जो बैलेंस करेगा, धातुओं को सम करेगा, मतलब इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं पर इनको, तो ये अंत परिमार्जन कहलाती है। क्या लिखता है, अंता तत्र अंत परिमार्जन यद अंत शरीरम अनुप्रविशतम औषधम आहार जात व्याधीन प्रमाष्टि, वो औषध और आहार जो शरीर के अंदर लिया जाता है और फिर जो व्याधि को नष्ट करता है, वो अंत परिमार्जन के औषध है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में, अपामार्ग तंडुल्य में सब क्या था, अंत परिमार्जन, और फिर अपने तीसरे में आर्यवद्य में क्या पढ़ा था, सारे लेप पढ़े थे, कुष्ठ के लेप, उसके लेप। तो वही परिमार्जन होता है वो मेडिसिन जिन पर लिखा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाह्य प्रयोगार्थ, लेप है, अभ्यंग के लिए कोई तेल है, जितने भी ऑइंटमेंट आते हैं वो सब। यत पुनर्बहि स्पर्शम आशितम अभ्यंगम स्वेदनम प्रदेहम परिषेकम मर्दनम, ये सब किसमें है, वही परिमाण। अब शस्त्र प्राणिधान, और अब आंखें खुली रखना, शस्त्र प्राणिधान लिखा है, छेदन भेदन वेदन दारण लेखन उत्पाटन प्रच्छान सीवन एषण शारग्नि जलोकश्चेति, इतनी सी लाइन देगा वो, इतनी सी, और पूछेगा रेफरेंस, क्या याद करना है, ये लाइन चरक की है, सुश्रुत की नहीं है। अब सुनना ध्यान से, शस्त्र कर्म, चरक बराबर 6, सुश्रुत बराबर 8, 8 कैसे, 6 प्लस एषण और आहरण, लेकिन इस लाइन में तो एषण भी लिखा हुआ है, तो जब तुम सुश्रुत पूरी पढ़ लोगे, चरक भी पढ़ लोगे, तो दिमाग में सुश्रुत बहुत अच्छे से बैठ जाएगी ना, और उस टाइम एग्जाम के टाइम पे जब ऐसी लाइन आ जाए कहीं से कि ये लाइन है, अब वो बहुत चालाक है, वो तुमको चैप्टर के नाम देगा नहीं, चरक सुश्रुत वाग्भट लिखेगा वो, तो चरक सुश्रुत वाग्भट लिखी थी, लाइन चरक की है, और चरक ने किसके संदर्भ में कही है, शस्त्र प्राणिधान के संदर्भ में, ठीक है। छेदन वेदन वेधन, और ये तुम्हारा अष्टविध शस्त्र कर्म में एषण और आहरण ये सुश्रुत के एक्स्ट्रा है, और चरक एषण और आहरण को नहीं मानता है। बाकी अपन अष्ट कर्म पढ़ेंगे, जैसे ये अष्ट शस्त्र कर्म पढ़ेंगे, छेदन भेदन वेधन, और फिर बोलो रे लेखन, और धारण, और वो तो एक ही होता है, धारण और तो पाटन, एक और होता है, अभी भूल गया यार मैं, क्या होता है,
बोलो 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 जल्दी से। 6 लिख दो। छेदन भेदन वेदन और लेखन, 4 हो गए। और क्या रह गया? देखो अष्टविध शस्त्र कर्म में से बात निकल गई दिमाग से। जल्दी बोलो। फाइनल ईयर पढ़ के आए हो ना? कोई बोला? छेदन भेदन लेखन। हाँ सीवन, ये भी लिख भी रखा इसने। और विश्रामण, है ना? और एशन और आहरण, ठीक है। तो ये मिला के 8 होते हैं, पर एशन आहरण तो चरक मानते नहीं ना। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो रोगों की प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा ऐसे करके टॉपिक दिया हुआ। यहाँ एक रेफरेंस मिलता है बहुत प्यारा, आया नहीं आज तक, पता नहीं क्यों। ये वाला ये आ जाए तो कर देना। चरक सूत्र 11 क्या है सुन लो। अणुर प्रथम भूतवा रोगम पश्चात विवर्धते। पहले रोग अणु रूप में होता है फिर बढ़ता है। स जात मूलो मुष्णाति बलम आयुष्य दुर्गति। और वो मूर्ख तब तक नहीं चेतता है जब तक रोग एडवांस हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब रोग उसके शरीर का बल नष्ट कर चुका होता है तो फिर उसकी आयु भी नष्ट हो जाती है। इसलिए रोगों को स्टार्टिंग में ही ठीक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, और यहाँ वो लाइन लिखी हुई है जो मेरे को आपको बतानी है। ये कितने त्रिक है? त्रित्वेन अस्तो समुद्दिष्ट। दूसरा कृष्ण आत्रे धीमता, क्वेश्चन आता है। जनरली तो आत्रेय का ही आता है ना, धीमता मतलब बुद्धिमान। कि इस प्रकार आत्रेय ने, या बहुत महाबुद्धिमान आत्रेय ने अपने शिष्यों की बात बताई। यह कृष्ण आत्रेय शब्द लिखा हुआ तो पूछा जा सकता है चरक संहिता के निम्न में से किस अध्याय में कृष्ण आत्रेय संबंधित संदर्भ मिलता है? चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय मिलता है। और इसमें कुल कितने त्रिक हैं? अष्ट त्रिकों का वर्णन है। ये यहाँ 8 त्रिक दिए हुए, तुम लोग इसको पढ़ लें। चलिए अब शुरू करेंगे चरक सूत्र स्थान का 12वां अध्याय।